बॉस बॉस। Then, so for me, the point will be the combination of these two. It will be always combination of these two. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो खत्म हो गया। VC। पूरा बॉडी साथ में जा रहा होगा, नहीं जा रहेगा तो स्ट्रेचिंग होगी, तो रिजिड बॉडी के लिए वो अलाउड नहीं। स्ट्रेचिंग इज नॉट अलाउड। ये आया आपको। नेक्स्ट इज रोटेशनल। सो इफ दिस इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, वेलोसिटी इज दिस पॉइंट। इसकी जाने की टेंडेंसी किधर होगी? ऊपर की तरफ। दिस विल बी रिटन एज आर ओमेगा। सो नाउ add them using vector addition। add them using vector addition। एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी उधर है, तो वेक्टर एडिशन इज दिस। नाउ द टफेस्ट पार्ट, मैथ्स। मैथ्स देख लीजिए इसका। दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अगर मान लो ये मेरा सेंटर था, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज थीटा, ये तो परपेंडिकुलर होता है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या होगा ये? 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो कैन वी ऐड टू वेक्टर्स? इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? 180 माइनस थीटा। कैन वी डू दिस यूजिंग वेक्टर्स? हाउ डू वी ऐड इट? डायरेक्ट कैसे ऐड करते हैं? दो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर 2ab cos थीटा और अंडर रूट, ये है अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला फ्रॉम वेक्टर चैप्टर। यहां डालिए। VCM इज वी स्क्वायर। बी वेक्टर क्या है मेरा? पहले तो इसको ठीक करके निकाल दो। एंड 2ab VCM R omega cos of what is my theta? 180 थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है?
ठीक है। अभी तक क्या यूज नहीं किया है? वी हैवेंट यूज्ड नो स्लिपिंग कंडीशंस। तो नो स्लिपिंग कंडीशन कहाँ लगेगा? यहां पर। उस पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी बनाएंगे तो वी सी एम आगे की तरफ, आर ओमेगा पीछे की तरफ। रोड की वेलोसिटी बनाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। व्हाट विल द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट? वी सी एम माइनस आर ओमेगा। रोड की वेलोसिटी इज जीरो। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। वी सी एम विल बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये नो स्लिपिंग का कंडीशन वहां डाल दीजिए। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। मैथ्स में सीखा आपने। दिस बिकम्स 2 टाइम्स VCM स्क्वायर। दिस ऑल्सो बिकम्स 2 टाइम्स VCM स्क्वायर। अगर यहां पर कॉस थीटा लिख दें तो इस प्लस को बदल कर क्या करना होगा? माइनस। VCM स्क्वायर, VCM स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो VCM। 2 - 2 cos थीटा, 1 - cos थीटा। यही है आपका आंसर। 1 - cos थीटा कैन बी रिटन एज, फ्रॉम मैथ्स, यहां से 2 बाहर, यहां से साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर। दिस विल बी योर आंसर। नीट वाले याद रखिएगा। नीट वाले आप याद ही रखिएगा। प्योर रोलिंग के केस में थीटा एंगल पर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी क्या आता है? 2 VCM × sin θ/2। यही वालों को याद करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कुछ और है। तो ये तो वेक्टर था यार, ये वेक्टर और मैथ्स था। दिस वाज मैथ्स एंड वेक्टर। मतलब वेक्टर भी मैथ्स में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट था जो कि आप बचपन से सीख रहे हैं। अगर मुझे किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालने दे दे या एक्सेलरेशन निकाल दे दे, मैं तो ऐसे ही करूंगा हमेशा। एक ट्रांसलेशनल होगा मेरे लिए, दूसरा रोटेशनल होगा। दोनों पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन लिखूंगा। नो स्लिपिंग दे रखा है तो नो स्लिपिंग का कंडीशन लिखूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। इसमें बताओ, कुछ पूछना हो तो। क्या चीज? आर ओमेगा तो पूरा ले ही लिया ना बेटा, वेक्टर ही ऐड कर दिए, उठा के कंपोनेंट लेने का क्या जरूरत है? पूरा वेक्टर ही उठा दिए और फिर बाद में ऐड करो, इससे बढ़िया है कि शुरू में ही ऐड कर दो। मैग्नीट्यूड चाहिए तो। ठीक है। हाँ, और फिर उसका जब वेक्टर सम करोगे तो सेम आएगा। नहीं। हाँ, ऑब्वियसली तीनों को जोड़ना होगा। वेक्टर मेरे पास 3 हो गए ना, 1 2 3। वेक्टर सम सबका करना है। तो थोड़ी आधा करेंगे आधा छोड़ देंगे। कंप्लीट वेक्टर सम। तो पूछना आपको यहाँ पर ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया हो। नेक्स्ट ना, जिस डायमेंशन में हम घुस चुके हैं ये सब, तो ये कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है और निश्चित आएगा। इसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। कुछ भी आ सकता है। ये प्लैंक वाला सवाल, ये वाला सवाल। ठीक है, तो इसमें तो याद करके ही जाना होता है। 2 VCM sin θ/2। हाँ, ऑब्वियसली फोटो के साथ कि थीटा ये वाला एंगल था। ठीक है। मान लो थीटा पीछे दे दिया तो वो थीटा निकालना होगा। मान लो ये थीटा पूरा दे दिया आपको 120,
तो 90 घटाकर उसको 30 लिखेंगे और फिर वेलोसिटी निकालेंगे। तो ऐसे होता है बुद्धि लगा के। ऐसे ही आंख बंद करके चले जाओगे तो आपको लगेगा थीटा तो हमें पता ही नहीं, थीटा वैल्यू 120 डाल दोगे, जबकि डालना था 30। गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलो ये जल्दी जल्दी करो। 4 सवाल दे रहा हूं, फटाफट हो जाना चाहिए। सेम सवाल है, डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है। क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी एट, एक ही बार लिख देता हूं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर एंड पॉइंट एस अलोंग विथ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन मतलब एरो बना के बता देना किधर लाएगा। डिस्क प्योर रोलिंग में है, PQRS। नीट का आसान सवाल हुआ तो ये होगा, प्रीवियस ईयर अगर रिपीट किया तो। और डिफिकल्ट होगा तो ऊपर वाला होगा। तो जब आपने एंगल पर निकाल लिया, ये तो आसानी है, सब तो 90 डिग्री पर है। सब पॉइंट के लिए अलग अलग तोड़कर बनाते जाइए और आंसर लाते जाइए। लगभग वैसे सारे सवाल रोलिंग में, ट्रांसलेशन रोटेशन में कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे। इस बार DTS की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा।
या तो पी पॉइंट वी सी एम इधर होगा, ओमेगा आर इधर होगा, मान लेते हैं ये ओमेगा है। रोड जीरो होगा, व्हाट विल बी द नेट रिजल्टेंट, वी सी एम माइनस ओमेगा आर, और रोड की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, दोनों आपस में इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज वी सी एम इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो आपसे तो वेलोसिटी पूछा है, तो अगर वेलोसिटी हमसे पूछा गया है तो पी पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। ठीक, क्यों, ये सब आसान होना चाहिए यार। ये रहा मेरा मेगा आर, और ये रहा मेरा VCM। नाउ सिंस द डिस्क इज इन प्योर रोलिंग कंडीशन कैन बी यूज्ड, तो बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये भी VCM और ये भी VCM। ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं हम, VCM। वाई, बिकॉज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। व्हाट विल बी माई रिजल्टेंट, ये रहेगा 45 डिग्री पर, ये आया आपका आंसर। और ये कितना होगा, √2 VCM। पॉइंट आर, वेरी गुड। एक तो ट्रांसलेशन वाला लिख देंगे, रोटेशन वाला क्या लिखोगे, आर ओमेगा, एकदम तरीके से चलने का। नाउ सिंस इट इज प्योर रोलिंग वी नो दैट आर ओमेगा इज VCM। ठीक है, और VCM तो पहले से ही, वेक्टर सम दोनों का होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स VCM। लास्ट वन इज S। ये अब तो जल्दी जल्दी बनना चाहिए यार, ना बढ़िया समझा दिया आप लोगों को। दिस इज ओमेगा आर, this will be VCM. Since it's pure rolling, you can write omega R as VCM। बच्चे रट के चले जाते हैं यार, ओमेगा आर को VCM लिख देना है, प्योर रोलिंग होगा तब ना लिखोगे, ऐसे ही लिख दोगे हर जगह। दोनों का वेक्टर सम करना है, तो ये भी VCM है, ये भी VCM है, वेक्टर सम क्या देगा, √2 VCM। कोई सा भी एंगल अगर आप निकालो तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट ऐसा आएगा, यहां पर रिजल्टेंट ऐसा आएगा, यहां पर रिजल्टेंट ऐसा आएगा, और यहां पर जी। कुछ पूछना आपको इसमें, एक साथ चार सवाल, चार ही हैं, चारों एक साथ थोड़ी आएगा, कोई एक आएगा। कुछ पूछना है किसी को, नेक्स्ट। एक बॉडी दे रखा है आपको, ठीक है, अब बॉडी इज गिवन, ये नहीं बताया गया है कि ये क्या है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, क्या है, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज ICM। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ICM। दिस इज योर रोड। क्या क्या दे रखा है कि इसके सेंटर पर हम फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। द रेडियस ऑफ दिस बॉडी इज R, that is also given, radius of this body is R, that is also given।
and mass of the body is m, that is also given. तो कहने का मतलब है, लिख लो बेटा क्या क्या दिया हुआ है ये। This is also given, surface is rough. And the last thing that is given, it is in pure rolling condition. फाइंड, तीन सवाल हैं आपके पास। एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सिलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, एक करता हूं मैं आपके लिए, इसके बाद सब आप करेंगे। स्टेप वन, ड्रॉ एफबीडी। स्टेप वन, ड्रॉ एफबीडी। स्टेप वन, ड्रॉ एफबीडी। आगे खींच रहे हो तो फ्रिक्शन हम किधर बना रहे हैं, पीछे की तरफ। ध्यान रखना यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत गच्चा देता है। ठीक है, वो सिखाएंगे अभी आपको, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हो। और तो कोई फोर्सेस है नहीं हमारे पास उस बॉडी के ऊपर, सारे फोर्सेस क्या हो गए, खत्म। स्टेप टू, मार्क एक्सेलरेशन। मार्क एक्सेलरेशन, एसीएम मान लेते हैं और अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, चलो तीसरा तो खुद करो। सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जस्ट राइट दिस वन, सिग्मा एफ। क्या लिखोगे? अब बॉडी चूंकि हवा में नहीं उड़ रहा है तो ऊपर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा ना। लिखाया, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ विल गिव यू एम ए सी एम। आया ये? वेरी गुड। राइट, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ये दे देते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये रहा। बता दे रहा हूं मैं, ये पता नहीं ना सेंटर ऑफ मास कहाँ है बॉडी का, जब ना डिस्क बताया ना रिंग बताया ना कुछ बताया, कुछ पता तो है नहीं। इट इज गिवन सेंटर ऑफ मास इज एट ओ। राइट डाउन सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एज आई सी एम आई अल्फा। एफ का टॉर्क क्या होगा, कैपिटल एफ का टॉर्क क्या होगा, बोलो? जीरो। एमजी का टॉर्क क्या होगा, जीरो।
नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्या होगा, वो भी जीरो। क्यों होगा नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जीरो? बिकॉज आपने क्या पढ़ा कि कर्व्ड सरफेस में कभी भी आप नॉर्मल बनाओ, इट पासेस थ्रू सेंटर। नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क क्या होगा, जीरो। दिख रहा है? बच गया क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को समझने के लिए ये रहा एफ और ये रहा आर, दिख रहा है सभी को? ऐसा कोई है जो इसको ये नहीं दिख रहा हो? फॉर्मूला क्या लगेगा, आर क्रॉस एफ। तो यहां पर चूंकि एक ही है तो कोई झंझट नहीं है। आर क्रॉस एफ, अच्छा आर और एफ के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेंजेंट है ना ये। आर क्रॉस एफ क्रॉस साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1, विच विल बी इक्वल्स टू आई सी एम अल्फा। चलो, राइट डाउन नोट्स, प्योर रोलिंग कंडीशन लिखो। ध्यान रखना कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, प्योर रोलिंग कंडीशन यूज कर सकता है या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आप बना रहे हैं, और इतनी आसानी तरीके से, है ना। लोगों को हवा नहीं लगता क्या करें क्या नहीं करें। राइट द कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। हमेशा ऐसे करना, हमेशा assuming it is going forward। रोड तो रेस्ट पर है। हमेशा ऐसे करना, 4 बार 10 बार 15 बार करोगे ना तो दिमाग में वो सेट हो जाए। आया, सॉल्व करिए, हो गया। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करिए। एफ निकालना है, एसीएम निकालना है, अल्फा निकालना है। प्लीज डू इट। नाउ मैथ्स। कोई ऐसा है जो इक्वेशन ना लिख पाया हो? इक्वेशन लिखने में दिक्कत हुआ हो, ये फिजिक्स है, इसके बाद तो मैथ्स। ये छोटा एफ होगा, फ्रिक्शन वाला।
What will be the value of ICM into ACM divided by R square? पर पुट कर देते हैं, F माइनस एम, कैपिटल F माइनस ICM into ACM divided by R square is equals to M times ACM. F will be M times ACM plus ICM into ACM divided by R square. ACM common, ICM divided by R square, and therefore ACM will be equals to F divided by M plus ICM plus R. यह है आपका आंसर। या फिर FR² डिवाइडेड बाय MR² प्लस ICM, इस फॉर्म में लिखिए। या फिर इसके अलावा अगर आपने सॉल्व किया होगा तो FR² डिवाइडेड बाय MR² प्लस RCM। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम हियर। F का वैल्यू क्या है? ICM डिवाइडेड बाय R² इंटू ACM। ACM तुमने यहां निकाल दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैथ्स है। इस फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ICM को उठाकर हम नीचे लिख सकते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, विच विल गिव यू MR² अपॉन ICM, और इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्यों ऐसे लिख रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? ACM is equals to R alpha, therefore alpha is equals to ACM by ACM आपने ऊपर निकाल दिया है, पुट वैल्यू कर दीजिए। F अपॉन M प्लस ICM डिवाइडेड बाय R² इंटू 1/। ठीक, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये मैथ्स है बेटा, ये मैथ्स है। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? फिलहाल के लिए अल्फा छोड़कर इसको और इसको एक साथ लिखो एक जगह पर।
लिखा आपने? ना। मेक अ टेबल। शेप। वैल्यू ऑफ आईसीएम। वैल्यू ऑफ एसीएम। एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मेक अ टेबल। हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया ये। क्वेश्चन इज ओवर। सपोज दिस शेप वॉज, ये शेप जो आपने सॉल्व किया, इट वॉज अ रिंग। ठीक है। तो जहां जहां आईसीएम लिखा है वहां वहां क्या लिखा था? MR²। तो बताओ एसीएम का वैल्यू क्या है? F/2M। समझ आ रहा है? आईसीएम का वैल्यू MR² रखते, R² से R² काटते, M+M विल गिव यू 2M। फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ क्या आता? आईसीएम का वैल्यू क्या रखते? MR²। MR² कटता 1, 1+1 विल गिव यू 2। आंसर क्या आता? F/2 सेकेंड। मान लो वो तुम्हारा शेप रिंग ना होकर डिस्क होता, तो क्या होता? भरो। फिल इन द ब्लैंक्स। आई। एम। फ्रिक्शन। यहां रखेंगे हम MR²/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा। 2+1 विल गिव यू व्हाट? 3। डिस्क ना होकर वो स्फेरिकल शेल होता। और लास्ट, शेल ना होकर सॉलिड स्फीयर होता। आंसर बताओ जल्दी से ये सब। नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत टफ हो गया बेटा। लोगों को 2 साल में ये समझ में नहीं आएगा कि प्योर रोलिंग क्या होता है। रट के जाएंगे आप। हमने एक जनरल शेप के लिए सॉल्व किया और लास्ट में उस शेप का नाम दे दिया बस।
गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता कि एक शेप, क्वेश्चन क्या था अब सुन। क्वेश्चन वाज कि आपने एक शेप को प्योर रोलिंग कराया है, इस तरीके से फोर्स लगा है, ठीक है। दैट शेप कैन बी रिंग, दैट शेप कैन बी डिस्क, दैट शेप कैन बी शेल, एंड दैट शेप कैन बी स्फीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन? देख के बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ऐसे ही आता है सवाल, केस स्टडी वाला। सभी को दिख रहा है? Sphere is having maximum acceleration. 5 by 7 is 0.7. 2 by 3 is 0.67. 3 by 5 is 0.6 and 1 by 2 is 0.5. Which of the following is having minimum acceleration? Ring. Which of the following will have maximum frictional force? कौन एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? रिंग। अरे रिंग कॉमन सेंस है, रिंग का एक्सेलरेशन अगर मिनिमम है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा उसके ऊपर, तभी तो उसका एक्सेलरेशन कम हुआ। Which of one of the following will experience minimum frictional force? करके भी देख लो। 0.3, 0.4, 0.33 और ये 0.5। ठीक है, सवाल ऐसे आता है। तो लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को टाइम पास कराने के लिए? पहले बोलेगा रिंग है, सॉल्व करो। फिर बोलेगा डिस्क है, फिर बोलेगा सॉल्व करो। फिर बोलेगा शेल है, बोलेगा फिर सॉल्व करो। फिर बोलेगा स्फीयर है, फिर सॉल्व करो। एक क्लास में क्या किया आपने? एक ही सवाल सॉल्व किया। अभी हमने एक क्लास में क्या किया? चार सवाल सॉल्व किए, एक रिंग का, एक डिस्क का, एक शेल का और एक स्फीयर। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है कि एक ही बार में सब निकल जाए। और इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इस चीज को समझ पाए इस क्वेश्चन को देखकर, कि हमसे क्या जो पूछ सकता है सब है यहाँ, एवरीथिंग इज देयर। अल्फा भी पूछेगा तो वो भी निकाल के दे देंगे। अल्फा जनरली नहीं पूछता है, यही पूछता है एसीएम और फ्रिक्शन से ही उसको मतलब रहता है। एसीएम इसलिए, ठीक है, कि इसके बाद क्या करेगा, टफ बनाने के लिए वो बोलेगा डिस्क को, मतलब इस शेप को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है, तो पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा पहले? इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वही पहुंचेगा पहले। समझ आए सब चीज? अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो ये है सवाल। तो ये जो मैंने पूरी कहानी बोली, ऐसा थोड़ी आपको छोड़ देंगे। जो काम अभी आधे घंटे में किया हमने, आधा घंटा नहीं लगा, 20 मिनट लगा। 20 मिनट इसलिए लगा क्योंकि चार सवाल थे। आपको खुद से समझ जाना है और पूरा लास्ट तक टेबल निकाल के बताना। डू इट। सब कुछ पिछले जगह। फर्क क्या है? फर्क दिख गया ना आपको? फर्क क्या है? फोर्स बीच में न लगकर फोर्स कहाँ लग रहा है? टॉप पॉइंट पर। बस शुरू हो जाइए एंड डू इट। पूरा आखिरी तक, मेरे को पूरा टेबल तक चाहिए, जो समय लग जाए बेटा। सही सही चाहिए, सही सही लिखो। कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो सिखाया है वही अप्लाई करना है।
ताकि आपको प्रोसेस याद हो जाए। इक्वेशन जब आप लिखेंगे थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगा। मैथ्स है, दैट्स व्हाई। इक्वेशंस अगर लिखा गए हैं तो एक बार मैच कर लीजिए, ताकि कुछ गलत ना हो स्टेप 5 तक। उसके बाद तो मैथ्स है, फिजिक्स यहाँ पर खत्म। फिजिक्स यहीं तक है।
देख लीजिए, अगर आप ये लिख पाए तो इसका मतलब आप सीख गए, उसके बाद आपके मैथ्स में प्रॉब्लम है अगर सॉल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, ये सही आया सभी का। सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का एक ही दिशा में है ना। ठीक है, चलो करो अब। एकदम एक बार मेहनत कर लो, मैं सही बता रहा हूं। ये सब सवाल अगर आएगा तो मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट्स ही बनाएंगे इसको। ठीक है, एवरेज वाला भी नहीं बना सकेगा। बाकी आप खुद बुद्धिमान है, किसी को दे दीजिएगा बनाने के लिए।
हो गया। पहला और दूसरा को ऐड करेंगे। देखो, तरीका ये यूज किया आपने। और फिर अल्फा का वैल्यू क्या डाल देंगे, ACM/R। This will become MACM plus ICM into ACM divided by R square। ACM अगर आप कॉमन ले लो, M प्लस ICM/R square 2F, और ACM will be equals to M plus ICM/R square। मैच करो, ये आया आपका आंसर। या फिर 2FR² डिवाइडेड बाय MR² प्लस ICM, दोनों में से कोई एक। तो अगर आपका 2FR² वाला आया है तो उसको इस फॉर्म में लिखिए, ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी है। अब ये जो आया, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ACM का वैल्यू पहले वाले में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। पुट दिस इन वन। F minus F is equals to MACM. MACM will be written as 2F upon M plus ICM divided by R square. So therefore, friction will be equals to F minus 2MF divided by M plus ICM divided by R square। एलसीएम लेंगे हम, M प्लस ICM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। M से F मल्टीप्लाई होगा तो MF, ICM/F डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस 2MM। MF minus 2MF will give you minus MF ICM/F by R square डिवाइडेड बाय M प्लस ICM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट है खतरनाक नहीं। F को कॉमन लो, ICM/R² माइनस M। यहां पर अच्छा, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगर हम अंदर में एलसीएम ले लें, व्हाट विल हैपन, ICM-MR² डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और नीचे भी ले लें तो ICM प्लस MR² बाय, गया ये। कितना बढ़िया वैल्यू आया फ्रिक्शन का, दिख रहा है आपको। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू F टाइम्स ICM-MR² डिवाइडेड बाय ICM प्लस, क्या जीरो होगा। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें और फिर सॉल्व करें, F इज इक्वल्स टू कैपिटल F इंटू ICM-MR² डिवाइडेड बाय ICM प्लस MR² एंड ACM इज इक्वल्स टू, क्या है ACM का वैल्यू, 2F
दिस वन, 2 FR² MR² प्लस ICM, ये आया हमारा आंसर। सही लिखा ना भाई? सही। नाउ टेबल, शेप, ICM, ACM, and friction. You will find many interesting things in this question. Shape ring, ICM का वैल्यू विल बी MR²। जैसे ही MR² रखोगे, MR² माइनस MR² विल गिव यू 0। यहां MR² जब आप रखोगे तो R² कटेगा, 2F डिवाइडेड बाय 2M, विच विल गिव यू F/M। नेक्स्ट इज डिस्क। डिस्क MR²/2। MR²/2 को जब आप वहां रखोगे, ठीक है, पहले यहां रख देते हैं MR²/2, तो दिस विल गिव यू M/2। M/2 प्लस M विल गिव यू 3M/2। ये क्या आएगा? 4/3 F/M। वहां वहां जब आप MR²/2 रखोगे, MR²/2 माइनस MR² विल गिव यू व्हाट? माइनस MR²/2। MR²/2 प्लस MR² विल गिव यू 3/2 MR²। ये कटेगा, 2 से 2 जाएगा, क्या आएगा आंसर? माइनस ऑफ F/3। ये आया आपका आंसर, माइनस ऑफ F/3। एक मिनट, यार गेट लगा के आना तो नीचे से, हैंडल से लगा देना। हो गया? ये बकरी ऊपर तक आ गई थी ना? अरे वो अंदर तक, कोई है नहीं ना घर पर, मैं अकेले हूँ, तो मम्मी नहीं है तो नीचे कोई देखने वाला नहीं। -F/3 डिस्क, उसके बाद आपका शेल, 2/3 MR², और फिर आपका स्फीयर 2/5 MR²। इसके आंसर्स लिख लेते हैं हम। 6/5 F/M, 10/7 F/M. This will be -F/5, and this will be -3F/7। ठीक है। नाउ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्व कर, हमने तो इक्वेशन सारे सही लिखे हैं, सॉल्व करके जो वैल्यूज आई सो आ गई। अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो व्हाट डज दिस फ्रिक्शन का वैल्यू 0, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया, रिंग वुड हैव
परफॉर्म्ड प्योर रोलिंग even if friction was absent। तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट सच्चाई यही है। मतलब अगर आप एक रिंग ले लो, ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका, समझिए ये सब चीज। अगर आप एक रिंग ले लो ऐसा, ठीक है, यू टेक अ रिंग लाइक दिस, और उसके यहां पर फोर्स लगाओ, तो ये सरफेस स्मूथ हो, चाहे ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, सॉरी फ्रिक्शन वाला हो, रिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो दोनों ही सरफेस के केस में क्या करेगा, प्योर रोलिंग, स्मूथ सरफेस पर भी प्योर रोलिंग, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर भी स्लिप नहीं करेगा वो। कब, जब फोर्स किधर लग रहा हो, टॉप पॉइंट, बीच वाले में नहीं, बीच वाले में फ्रिक्शन जीरो नहीं आता है, दिख रहा है आपको, बीच वाला जो हमने वो पर केस किया उसमें फ्रिक्शन जीरो आया था। तो इस केस के लिए जब फोर्स बीच में लगता है, प्योर रोलिंग कराने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए ही होगा, बिना फ्रिक्शन के आप प्योर रोलिंग नहीं करा सकते, ठीक है। प्योर रोलिंग मीन्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। व्हाट डज दीज थ्री मीन्स? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। ये मजेदार चीज दे देता है आपको, दैट इज फ्रिक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बॉल जिधर जा रहा है फ्रिक्शन उधर ही लग रहा है, तो ये होता है रोटेशन। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? अगला सवाल लिखिए। दिस सरफेस इज स्मूथ, इस बार फोर्स आप यहां कहीं लगा रहे हैं, दिस हाइट इज एच, ओके, दिस हाइट इज एच। क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट एच at which force F must be applied for rolling without slipping on smooth surface। Entire process remains same। फर्क क्या होगा, बोलो फर्क क्या होगा, क्या अलग होगा यहां पर? सब सेम होगा, एक चीज अलग होगी बस। नहीं नहीं, स्मूथ सरफेस है तो एफबीडी में फ्रिक्शन नहीं आएगा, बस बाकी सब सेम। डू इट।
स्मूथ सरफेस को अंडरलाइन करिए और वहीं से शुरू करिए। इन एफ बी डी देयर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स, और पूरा प्रोसेस को रिपीट टेलीकास्ट करिए। और इसको डब्बे में डाल लेना, इसको बिल्कुल डब्बे में डाल लेना। हो सकता है नीट वालों को ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे क्या रोलिंग विदाउट स्लीपिंग स्मूथ सरफेस पर हो सकता है। अभी आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो वैसा कोई हाइट आप निकाल ही नहीं पाए तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब मान लो आपने सॉल्व किया और हाइट आ गया R से 12, ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है बॉडी के बाहर लगा दे आप हवा में? नहीं ना। तो ठीक है, करो एक बार, देखो हाइट क्या आता है। हाइट का वैल्यू क्या आना चाहिए अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन स्मूथ सरफेस होना है? R से कम। बस यही है। इसको मैं थोड़ा ऊंचा इसलिए बनाता हूं ताकि आपको दिखे कि एक ही पॉइंट पर रोलिंग हो रहा है, एक ही पॉइंट। चलो करो, सब सेम। कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा इसमें, है ना। सब इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आता है एग्जाम में इसका मतलब नहीं आएगा, है ना। नहीं है ना वो। प्लीज डू इट। अब बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। असल क्लासेस में एक टीचर हुआ करता था फिजिक्स का, अमित गुप्ता, AG। उसका मैकेनिक्स बहुत सुंदर। संयोग से उसी से पढ़ा मैंने। 2 बैच में पढ़ा था। बस 2 बैच में। 11 में 2 बैच में, 12 में 2 बैच। किस्मत अच्छा था। था।
हाँ ये रहा। एच तो लिखा है, और क्या लिखा है? मतलब, हाँ ये तो आर होगा। अरे ये तो इसके लिए लिखते हैं, ये वाला पॉइंट के लिए लिखते हैं। अरे इस पॉइंट का तो एक्सेलरेशन अलग होगा ना। वो तो पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखा रहा है प्योर रोलिंग का, जिस पॉइंट पर वो कांटेक्ट में। एच क्यों लिखेंगे? दिस इज योर वन, दिस इज योर टू, दिस इज योर थ्री। इक्वेशन मैच करिए, ये आया। इसके बाद तो मैथ्स है। एफ इक्वल्स टू एम ए सी एम, एफ एच इक्वल्स टू आई सी एम अल्फा, एंड ए सी एम इज इक्वल्स टू आर अल्फा। बस सब। इक्वेशन नंबर वन से ए सी एम को क्या लिखोगे आप? एफ डिवाइडेड बाय एन। इक्वेशन नंबर टू से अल्फा को क्या लिखोगे आप? एफ इंटू एच डिवाइडेड बाय आई सी एम, और आर तो आर ही है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच? एच इज इक्वल्स टू आई सी एम डिवाइडेड बाय, ये आया आपका आंसर। टेबल बनाइए। शेप आई सी एम, वैल्यू ऑफ एच। रिंग, डिस्क, शेल एंड स्फीयर। पूछना आपको इसमें। मान लीजिए एच निगेटिव आ जाता तो, किसी के लिए। मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, वहां पर एच का वैल्यू माइनस आ जाए, क्या मतलब होगा उसका? फोर्स ऊपर ना लगकर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ। ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना है, एच का वैल्यू आर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आर से ज्यादा आया मतलब बॉडी के बाहर, ऐसा पॉसिबल है? नोट करके लिख लेना। ठीक है, और होमवर्क लिखो। रुक जाओ।
is given in the question, friction is sufficient to make disc roll without slipping. पुली के बारे में लिखा हुआ है, पुली इज स्मूथ एंड लाइट. व्हाट डज दिस मीन? इट विल बी अ massless पुली. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. ठीक है, ये होमवर्क का सवाल है, बना लीजिएगा. जा सकते हैं आप.